आप लोग साथ हैं भी आज, तो बताइए सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का क्रम से बताना है। राजा है, अमात्य है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। और कोश नहीं, वो है जनपद है। ये कई बार प्री में पूछ चुका है, सबसे अंतिम में किसको रखा है? नहीं तो सबसे अंतिम में था और राजा सबसे पहले। कोश है, दुर्ग है, तो सबसे पहले क्या होगा? स्वामी यानी राजा। दूसरे पे क्या होगा? अमात्य। ये अधिकारियों की एक सामान्य संज्ञा है अमात्य। यानी जैसे आज क्या कहता है ISPCS, वैसे ही सुना मौर्य काल में अमात्य कहा जाता है। सलाहकार भी हो सकते हैं। हाँ सलाहकार बता रहा हूँ। हाँ इधर से कह सकते हैं। भाई क्या है, कोई मंत्री तो शासन मंत्री क्या है, कार्यपालिका विधायिका क्या है, वो नियम बनाती है, संसद हो गई, कानून बनाएगी, लागू कौन करेगा? कार्यपालिका में लागू करेंगे, तो शासनिक अधिकारी लागू कराते हैं। तो अमात्य मतलब अधिकारियों की सामान्य संज्ञा मौर्य काल में क्या थी? अमात्य। अब इसको कौटिल्य ने कहा कि राज्य की आंखें हैं। क्या है? राज्य की आंखें हैं। और कौटिल्य ने कहा है क्या? जिस प्रकार रथ बिना पहियों के नहीं चल सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अमात्य के नहीं आगे बढ़ सकता। ठीक है, इसको लिखना लिख सकते हैं। मतलब अमात्य की तुलना किससे की है? राज्य की आंखें। राज्य के आंख से की। आंख तो राज्य के आंख से। मतलब कहते हैं कि जिस प्रकार कौटिल्य कहता है शास्त्र में कि जिस प्रकार पहिए के बिना रथ चल सकता है, बताइए? नहीं। इसी प्रकार अमात्य योग्य, यानी अमात्यों का एक चयन होता था मौर्य काल में। ये अमात्य ऐसे नहीं था कि हमने आपको बना दिया अमात्य, नहीं, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। आपका क्या लिया जाएगा? इंटरव्यू। और उसे मौर्य काल में क्या कहा जाता था? उपधा परीक्षण, जिसे हम आजकल पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। उपधा परीक्षण बिना इसके किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती थी। तो जिस प्रकार पहिए के बिना रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार योग्य अमात्यों के बिना राज्य भी नहीं चल सकता। ठीक। तीसरा क्या होगा राज्य के सप्तांग में? बता दिया जाएगा। हाँ द्वितीय भाग में 26 अध्यक्ष हैं। हाँ हाँ 27 संख्या अध्यक्ष याद रखिए बस। ठीक। तो सप्तांग में कौन कौन से होंगे बताइए? चलिए पहला क्या हो गया? स्वामी। दूसरा अमात्य। तीसरा वेरी गुड, किसने बोला? जनपद। किसने बोला? सही है, जनपद। फिर चौथा, ठीक है, तुम भी सही है। पांचवा कोष, सही है, वेरी गुड। कोष मतलब खजाना। छठा दंड मतलब सेना, अच्छी सेना होनी चाहिए। सातवां मित्र, ये राज्य के क्या है? मित्र की तुलना कान से की गई। कोष की तुलना मुख से की गई। अमात्य की
तुलना राज्य रूपी शरीर के आंख से की गई है, स्वामी की सर से की गई है। ठीक है, जनपद की जांग से की गई है, और नेत्र की तुलना कान से, सेना की तुलना मस्तिष्क से की गई है। सेना क्या है? मस्तिष्क है राज्य रूपी शरीर। ध्रुव क्या होगा? इसकी बानी या भुजाएं, राज्य रूपी शरीर की भुजाएं। तो ये 7 है, सप्तांग में 7 तो क्रम से रखेगा। हमारे कान है, उसका उपधा परीक्षण अधिकारियों की सामान्य संज्ञा है, मतलब जैसे अधिकारी लोग क्या कहें, अमात्य करते थे मतलब ये उपधा परीक्षण, मतलब भली बात जांच की उनकी नियुक्ति होती है। ठीक, क्लियर? 7वें में क्या है? विदेश नीति। 7वें भाग में क्या है? विदेश नीति। इसको फिगर से बना लीजिए, सप्तांग सिद्धांत हो गया, सबने बना लिया, इस तरह बना लीजिए, बना लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रम से। सर मंडल थ्योरी भी इसी में है ना? हाँ? मंडल सिद्धांत में इसी में भी है ना? किसी में जो मंडल योनि है सर, उसमें सप्तांग सिद्धांत है। ये होगा, वही आप कह रहे हैं। उसके जैसे हर एक भाग का एक नाम दिया गया है, जैसे 5वें का योग वृत्त है, जैसे 6ठे का ये कहा गया होगा मंडल योनि। उसको आप मत याद रखो, आपसे नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा वो सप्तांग सिद्धांत पूछा जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार पूछा है प्री में, सबसे लास्ट में कौटिल्य किसको रखा है, तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, कोई दंड लिख के आता है, कोई लिख के आता है, कोई जनपद, सबसे लास्ट में मित्र है, सबसे पहला स्वामी, सबसे लास्ट। हाँ, राज्य रूपी शरीर का क्या है? कान। सतर्क रखना आपको बताता है अपना मित्र। अच्छा मित्र कौन होता है? जो आपको सचेत करता है, आपको आलोचना करता है, आपको बताता है आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एक अच्छा मित्र हम सबको होना चाहिए। सर कोष के बाद दंड है, दंड मतलब सेना, मुख, मुख राज्य रूपी शरीर का मुख। हाँ, मुख से तुलना की गई, सेना की मस्तिष्क से तुलना की गई। मुंह और क्या, और कौन सा मुख? स्वामी की तुलना सर से की गई है, सर ही कट जाए कुछ बचेगा ही नहीं। राजा नहीं तो राज्य क्या करेगा, लोग छीन लेंगे। किसको? अमात्य को? राज्य के आंखें नहीं, आंख नहीं तो चल पाएंगे आप? आंख में छोड़ दिया तो चल पाएंगे? बहरे होंगे तो चल लेंगे, काम नहीं हुआ तब भी चल जाएगा, पैर उठा हुआ तो भी चल लेंगे, आंख नहीं हुआ चल पाएंगे ना? बहुत मुश्किल से हम लोगों का सोचिए जीवन कैसे होता होगा। क्लियर है ब्रदर? सबने बना लिया ना फिगर? यस। तो आगे बढ़ते हैं, उसको ही रहने दीजिए। 7वें में विदेश नीति है। 7वें में क्या है? विदेश नीति। अब ये नहीं कि आप 15 याद कर लें, वो होगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, 7वें में क्या? विदेश नीति। कम से कम 7 आप याद रख रहे हैं, 15 में तो बहुत है। ठीक है, 8वीं से लेकर 12वें तक में क्या है? शॉर्ट में समझ लीजिए, आक्रमण, युद्ध, विजय कैसे की जाए।
हाँ, मतलब एक तरह से युद्ध कूटनीति का वर्णन है, वार डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब विजय कैसे करना है, आक्रमण कैसे करना है, और कैसे उनको बनाना है, ग्रुप कैसे बनाने हैं, कैसे फूट डालनी है अन्य राज्यों की, इस सब की चर्चा है। ठीक, क्लियर? तो 8वीं से लेकर 15वीं तक यही सब है, 12वीं तक, और 13वीं 14वीं 15वीं यही सब चीजें। हम इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट इसमें क्या था? अगर आपसे 15वां भाग कहा जाए तो उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे धर्मस्थी, कंटक शोधन, 5वां 6वां इंपॉर्टेंट, और 8वीं से 12वीं लास्ट का क्या है, कूटनीति का वर्णन। ठीक, अब देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा तो साथ साथ उन्होंने एक ऐसा भारत का पहला ग्रंथ था जिसमें गुप्तचर व्यवस्था की बात की गई। कौटिल्य ने क्या किया? गुप्तचर व्यवस्था। और गुप्तचर को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र में। और विभाग, जो गुप्तचर विभाग था, उसको क्या कहा गया? महामात्यापसर। क्या कहा गया है? महामात्यापसर। ठीक, जहाजरानी विभाग का भी उल्लेख इसमें अर्थशास्त्र में, और उसका उल्लेख स्ट्रैबो भी करता है, जो यूनानी लेखक है स्ट्रैबो, 1st सेंचुरी का। चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। तो चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने जहाजरानी विभाग का उल्लेख किया है, जहाजरानी, और कहता है उस पर राज्य का नियंत्रण होता था, यानी जहाज निर्माण जो था उस पर राज्य का नियंत्रण था। और ये बात कौन करता है? स्ट्रैबो भी करता है, जिससे कहीं न कहीं पुष्टि होती है कि ये मौर्यकालीन ग्रंथ था। ठीक, फिर कौटिल्य ने दास प्रथा का उल्लेख किया है, 9 प्रकार के दास प्रथाएं हैं। कौटिल्य ने दास प्रथा का उल्लेख किया है, 9 प्रकार के दास प्रथाएं हैं। अब जबकि मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, तो दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता, लेकिन बौद्ध ग्रंथ भी 3 प्रकार के दास प्रथा थे। यानी मेगास्थनीज का कुछ विवरण क्या था, कई जगह ब्राह्मण था, जिसे कहता है भारतीयों को लेखन का ज्ञान नहीं था, तो सबके उल्लेख क्या थे? करना होता है कि नहीं पुरातात्विक साक्ष्य, यानी मेगास्थनीज की सारी बातें सही नहीं है। इंडिका जो मेगास्थनीज ने ग्रंथ लिखा, वो अपने मूल रूप में उपलब्धि नहीं है। 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 मेगास्थनीज आया था भारत की यात्रा। उसने पाटलिपुत्र राजा का नगर प्रशासन का, सैन्य प्रशासन का बहुत विशद विवरण दिया है। और राजा को क्या कहता है? सैंड्रोकोप्स। बाद में विलियम जोन्स ने पहचान की, जिसे आप सैंड्रोकोप्स कह रहे हैं, जिसे आप सैंड्रोकोप्स कह रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब चंद्रगुप्त मौर्य के नाम, ये कोई और नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसे यूनानी सैंड्रोकोप्स कह रहे हैं। ये सबसे पहले विलियम जोन्स ने पहचान की थी। ठीक, तो दास प्रथा कौटिल्य ने 9 प्रकार का उल्लेख किया है, और इसमें अहिंसक दास था, जो अस्थायी होता था। बहुत सारे दास होते हैं, जैसे क्रीत दास, मतलब खरीदा हुआ दास। इसी प्रकार एक दास का नाम है अहिंसक, ये अस्थायी, मतलब कुछ समय के लिए बनाया गया जो होता है। भाई पैसा आपने नहीं दिया, हम आपको दास बना लिए, कुछ में काम कराए, ये पैसा जब आपका पूरा हो गया, जाइए दास मुक्ति हो गई। ठीक है, तो कौटिल्य ने दास प्रथा का भी उल्लेख किया है, जहाज रानी का उल्लेख किया है, गुप्तचर का उल्लेख किया है, और युक्त नामक सबसे बड़ी बात है कि अर्थशास्त्र मौर्य की रचना है। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? युक्त अधिकारी का उल्लेख। युक्त नामक अधिकारी का उल्लेख क्या है? दोनों में हुआ है। कहां कहां? अशोक के अभिलेख और इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में।
युक्त विजय कैसे? युक्त एक अधिकारी था। अशोक अपने तीसरे शिलालेख में कहता है कि मैंने अपने राज्याभिषेक के इस वर्ष में नहीं आता है, लेकिन युक्त राजूक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्त की है। मैंने कहा हर 5 साल पे यात्रा करें, उस यात्रा को अनुसंधान कहा गया है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, 4-5 साल में ट्रांसफर हो जाता है अधिकारियों का, उसी तरह अशोक भी करता था। युक्त राजूक प्रादेशिक क्या करें, हर 5 साल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक, तो युक्त नामक अधिकारी का उल्लेख कौन करता है? साफ नहीं करता, और अशोक क्या उल्लेख में भी है। तो इससे पता चल रहा है ना कि कहीं न कहीं ये मौर्य की रचना रही होगी। ठीक, या कुछ समय पहले की होगी मौर्य, बस उससे ज्यादा परिवर्तन नहीं। बाद की रचना तो नहीं, ये कंफर्म है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बाद की रचना नहीं है। ये सामान्य प्रशासन पे लिखी गई किताब है, इसमें राजा का उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किसका उल्लेख नहीं है? किसी राजा का उल्लेख नहीं है, किसी भी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं है अर्थशास्त्र में। इसी आधार पर कुछ विदेशी विद्वान कहते हैं कि मौर्य की रचना नहीं है, क्योंकि किसी शासक का उल्लेख नहीं है। कह रहे सबसे पहली बात ये कहते हैं कि राजधानी पाटलिपुत्र का उल्लेख नहीं है, ये उल्लेख ही नहीं है अर्थशास्त्र में। फिर कहते हैं कि नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन का उल्लेख नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अर्थशास्त्र जब वो लिखे हों तो इससे पहले ही लिखे हों। वो सामान्य प्रशासन है ना, इसलिए नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन विशेष रूप नहीं लिखा। हाँ, हो सकता है कुछ समय पहले ही हो मौर्य से। मौर्य जब हो सकता है कि मौर्य जब हो रहे हो तो तभी वो लिखा, उसके पहले लिख ऐसा माना भी जाता है, थोड़ा पहले भी रचना है मौर्य की। लेकिन अगर युक्त अधिकारी का उल्लेख हुआ अर्थशास्त्र में अशोक के अभिलेखों में, कहीं न कहीं इसका मतलब था कि ये दोनों चल भी आता है कि सच चल रहा है। तो ये समानता बता रही है ना, कहीं न कहीं किसी की रचना रही होगी। ठीक, क्लियर? तो ये क्या था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और 6000 श्लोक। ठीक, इसमें आपको ज्यादा नहीं याद करना है। छठा भाग महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य के सप्तांगों की चर्चा की गई। 7वां महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश नीति। ठीक है, संधि, विग्रह, आसन, द्वैधी भाव, 6 प्रकार के तत्व विदेश नीति में बताए गए। 7वां विदेश नीति संबंधित। ठीक, अब क्या आएगा? ये तो हो गया साहित्यिक स्रोत में, खाली एक ही हुआ अभी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और भी है, कौन कौन सा और क्या है साहित्य में? तो विदेशी आते हैं विवरण में आ सकता है। और पतंजलि का नहीं आएगा, पाणिनि का अष्टाध्यायी के क्रम देखा जाए तो न देखी जा सकती। हाँ, अब सही है। हाँ, अब आप सही बोल रहे हैं। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ और कुलहीन कहा गया है, मतलब निम्न कुल में उत्पन्न बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषभ कहा गया है, निम्न कुल का बताया गया है। इसको चंद्रगुप्त मौर्य को, और इसी में उल्लेख हुआ है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम शासक धनानंद को हराया। ठीक है, और उनका सेनापति क्या था? नंदों का, धनानंद का भद्रसाल। ये मारा गया था भद्रसाल सेनापति था। इसका धनानंद का, नंदवंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था, इसी का सेनापति था भद्रसाल। ठीक, तो ये विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस नाटक में पता चलता है। विशाख दत्त के 2 नाटक हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। याद रखिएगा, कई बार पूछता है। और देवी चंद्रगुप्तम क्या है? गुप्तों के बारे में उल्लेख है। देवी चंद्रगुप्त वही है जिसमें कि रामगुप्त की पत्नी का वेश बदल के नहीं है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें वही चंद्रगुप्त का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, है ये गुप्त युगीन रचना विशाख दत्त, लेकिन इसमें
इसमें मौर्य की बात की गई है। देवीचंद्र गुप्तम, ये किसका है? विशाखदत्त का नाटक। देवीचंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, ठीक है, कंफर्म। यानी नंदों के विनाश की सूचना किससे होती है? विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से, ठीक। सभी के लिखे हैं देवी देवीचंद्र गुप्तम, ये क्या है? देवीचंद्र गुप्त प्रश्न है। नाटक है ना? हाँ नाटक है सब, देवीचंद्र गुप्ता और मुद्रा राक्षस दोनों ही नाटक है। क्लियर? और साहित्यिक स्रोत बताइए। विशाखदत्त, देवीचंद्र गुप्तम,